लास्ट लेक्चर में हमने मनी सप्लाई पर हमने ये क्वेश्चन किया था कि ये फिर ये। तो मनी सप्लाई में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इज नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, आपका रिजर्व बनता है। ओके, ये रिजर्व से काम करते हैं, मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते हैं। तो आपको वर्ड रखना है हेल्ड। ओके, हेल्ड। ओके, ये हो गया आपका। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई मनी हेल्ड किया है, ओके, तो वो पार्ट नहीं बनेगा। सेंट्रल बैंक ने कुछ होल्ड करके रखा है तो कोई पार्ट नहीं बनेगा। तो होल्ड करना मतलब होता है दबा के रखना, इकोनॉमी में नहीं निकालना। तो ये कौन सा मनी होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, गोल्ड रिजर्व होते हैं आपके। ओके, तो इसमें मिनिमम सिस्टम आपके इस टॉपिक में आएगा अभी गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, आरबीआई के रिजर्व्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट के रिजर्व होते हैं आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स होते हैं। तो ये सारा पैसा क्या होता है, ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इट डज नॉट इंक्लूड द मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक्स। तो मनी सप्लाई का कौन सा पार्ट होता है? ओनली दैट मनी दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक। क्लियर? वर्ड है आपका हेल्ड, हर जगह यही वर्ड आता है आपका। ओके, एंड मनी हेल्ड बाय पब्लिक इज योर मनी सप्लाई। क्लियर? ये है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट आया होगा किसी को, कुछ बच्चों को, कि मैम जैसे ये है कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो ये क्या है कि ये पैसा गवर्नमेंट लेकर इकोनॉमी में स्पेंड करेगी, है ना। तो ये इसलिए क्या होगा, आपका मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। ये गवर्नमेंट होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि उधार लेकर कोई अपना बचा के नहीं रखता है पैसा, है ना। उधार क्यों लेते हो आप? खर्च करने के लिए। और जो आप मनी यहाँ पे होल्ड करने वाले हो, ये यहाँ पर दिख रहा है ना आपको कि होल्ड और हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक, ये होता है आपका मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते हैं। क्लियर? तो कौन सा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है आपका? कि मनी हेल्ड बाय आपका आरबीआई का कोई भी पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। वो आरबीआई का पैसा मतलब नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। गवर्नमेंट ने जो होल्ड करके रखा है आपका, वो नहीं बनेगा। होल्ड आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए आपका, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक्स ने जो आपका पैसा होल्ड करके रखा है, क्योंकि कोई भी मनी जो आप छुपा के दबा के रख देते हो, वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं होता है, तो मनी सप्लाई का पार्ट वो नहीं बनता है। फिर एक करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो ये क्या होता है कि सीडीआर क्या होता है आपका, कि जो पब्लिक है वो कितना करेंसी अपने पास रख रही है, कितना बैंक में रख रही है। आई टोल्ड यू कि मनी सप्लाई में आपकी दो चीज़ें होती हैं कि इट इज़ मनी होल्ड बाय पीपल, तो पीपल के पॉकेट में रहेगा कुछ पैसा और कुछ पैसा उनके बैंक अकाउंट में रहेगा। क्लियर? तो मनी होल्ड बाय पीपल आइदर इन पॉकेट और इन बैंक अकाउंट। तो इन दोनों का रेशियो कि कितना पैसा पॉकेट में है, कितना पैसा बैंक अकाउंट में है। प्लीज़ पुराने लेक्चर को आप रिवाइज करो, वरना लेक्चर कम समझ में आएगा आपको। तो पॉकेट का पैसा ऊपर, नीचे बैंक अकाउंट का पैसा। तो CDR इक्वल्स टू होता है आपका CU अपॉन DD। ओके, ये है आपका। तो CU क्या हो गया आपका? मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी, कितना वो अपने पास रख रही है करेंसी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। DD क्या हो गया आपका? कि मनी कितना जो आपके बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में है। समझ में आ गया आई होप आपको कि CDR मतलब क्या होता है। देखो, मनी सप्लाई जो होती है आपकी, उसमें दो तरीके का पैसा होता है। मनी सप्लाई मतलब कि पब्लिक के पास कैसा कितना पैसा है। पब्लिक के पास पैसा होगा या तो खुद के पास कैश के फॉर्म में, है ना, और या फिर उसके पास बैंक में डिपॉजिट होंगे। तो इस रेशो को हम बोलते हैं CDR, है ना। तो कैश वाले फॉर्म को हम बोलते हैं CU, मनी होल्ड पब्लिक इन करेंसी, एंड बैंक डिपॉजिट्स वाले को हम बोलते हैं DD। CDR इक्वल्स टू CU अपॉन DD क्वेश्चन बनता है इस पर। क्लियर? तो इस पर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि अगर लोग ज़्यादा पैसा जमा करेंगे बैंक में तो CDR क्या होगा। ओके, कि सपोज सभी के पास 10 रुपये ऊपर कैश में है, क्लियर, और 10 रुपये आपका DD में है। तो अगर लोग ज़्यादा पैसा जमा करेंगे कि 5 रुपये खुद की जेब में रखा है, 15 बैंक में जमा कर दिया, तो CDR क्या होगा आपका? फिर डिक्रीज होगा। ओके, और जब ज़्यादा पैसा बाहर निकालेंगे तो CDR इंक्रीज होगा। तो CDR से मालूम पड़ता है हमको कि लोगों की प्रेफरेंस क्या लिक्विडिटी के लिए है। ओके, बिहेवियर पैरामीटर है आपका। जैसे आपका फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है कि लोग ज़्यादा कैश निकाल लेते हैं आपका, तो उसमें क्या होता है फिर कि आपका जो CDR है वो इंक्रीज होता है। कि लोग क्या करेंगे, 15 रुपये 15 कैश हो जाएगा, 5 आपका
डिपॉजिट रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, लोगों को पैसे खर्च करने हैं, तो फिर यहाँ पे CDR आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फेस्टिवल के टाइम पे CDR बढ़ जाता है, लोग अगर ज़्यादा कैश निकालेंगे CDR बढ़ जाएगा, ऐसा आपका क्वेश्चन बनता है। मनी मल्टीप्लायर, जिसको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा उसको पूरी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी कि इकोनॉमी काम कैसे करती है। इकोनॉमी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक बबल। तो इसको ये बबल क्यों बोलते हैं? बोलते हैं कि बबल बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? इकोनॉमी में बूम और डिप्रेशन की साइकिल क्यों चलती है, आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आपको समझ में आ गया मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर में आपके 3 चीज़ें हैं, एक M0 है, एक M3 है और बीच में कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, आपने 10 रुपये M0 में भेजे और यहाँ से M3 बनते बनते वो 50 रुपये हो गए। ओके, तो M0 गया आपका कॉमर्शियल बैंक में, 10 रुपये गया था आपका, कॉमर्शियल बैंक ने कुछ जादू किया और वो बन गया आपका 50 रुपये। तो ये 10 से 50 कैसे हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, कि मनी आपका 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, मनी मल्टीप्लाई हो गया। कि स्टार्टिंग में आपका M0 कुछ आया था और वो कॉमर्शियल बैंक के से निकला, कॉमर्शियल बैंक ने कुछ जादू किया और जो बाहर निकला वो आपका 50 था। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये M0 क्या है सबसे पहले। ठीक है, पहली चीज़ M0, दूसरा M3 एंड तीसरा कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई होता कैसे है। ओके, तो देखो M0 क्या होता है आपका, ये होता है आपका बेस मनी, रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस। बेसिकली ये वो पैसा होता है जो RBI आपका सारा निकालता है। क्लियर, तो ये होता है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स नियर RBI एंड अदर डिपॉजिट्स नियर RBI। तो ये आपका लेक्चर वाला जो पूछा था आप कौन से रिवाइज करके आना आप। तो बट बेसिकली आपका M0 मतलब ये नेट लाइबिलिटी होता है आपका RBI के ऊपर। ओके, तो ये मतलब वो पैसा जो स्टार्टिंग में आपकी RBI ने निकाला। क्लियर, पैसा छापता कौन है आपका, पूरा RBI। तो RBI कितना पैसा आपका निकाल रहा है, M0। तो M0 क्या हो गया आपका, स्टार्टिंग मनी है ना, जो आपका RBI निकालता है, RBI छाप के आपकी इकोनॉमी में डालता है। दिस इज द स्टार्टिंग मनी, इसको हम बोलेंगे M0। इसके नाम क्या है, बेस मनी, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस। क्लियर, अब ये M0 बनेगा आपका M3। M3 क्या होता है आपका, M3 इज योर मनी सप्लाई। फॉर्मूला तो आपका क्या होता है M3 में, कि जो आपका CU प्लस DD है प्लस टाइम डिपॉजिट कर दो। तो मतलब CU क्या हो गया आपका, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक प्लस डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, प्लस क्या हो गया आपका डिपॉजिट्स। तो अब आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं कि M3 क्या हो गया आपका, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में आपने 2 चीज़ें समझी थी कि मनी सप्लाई का फॉर्मूला आपको रट्टा मार लो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कि मनी होल्ड बाय पब्लिक। क्लियर, मनी होल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास पैसा 2 तरीके का होता है यहाँ पर, आइदर इन पॉकेट जिसको हम बोलते हैं CU। क्लियर, एंड या फिर इन अकाउंट्स, ओके, जिसको हम बोलते हैं DD, है ना, DD प्लस TD। तो आपका M3 बन जाता है, मतलब डिपॉजिट्स में हो गया, पॉकेट में पैसा हो गया, अकाउंट्स में पैसा हो गया, इन दोनों को हम पूरा बोलते हैं आपका मनी सप्लाई। ओके, अब मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ कि मनी सप्लाई में क्या होता है आपका, कि पॉकेट का पैसा प्लस अकाउंट्स का पैसा। क्लियर, अब देखो पॉकेट का जो पैसा होता है वो तो आपका रियल होता है, यहाँ पे मेरे जेब में 100 रुपये का नोट है तो मतलब 100 रुपये है। बट जो अकाउंट का पैसा होता है वो क्या आप उसको छू के देखते हो कि अकाउंट में इतना पैसा है, वो क्या होती है, सिर्फ एक एंट्री होती है। ओके, तो अब उस एंट्री के बराबर एक्चुअल पैसा कहीं रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है ये आपको नहीं पता। ऐसी एंट्री कितने लोगों के अकाउंट में करके रखी है, हो सकता है कि रखे हो पैसे सिर्फ 10, बट अलग अलग लोगों के अकाउंट में आपने 5 बार एंट्री करके रखी हो, 10 10 10 10, कि कौन से सब लोग एक साथ मांगने आ जाएंगे। क्लियर, तो ये एंट्री होती है, ये मल्टीपल जगह होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसी से क्या होता है आपका मनी मल्टीप्लाई होता है। ये आपने क्या किया,
एक ही अमाउंट को अलग अलग लोगों के अकाउंट में लिख दिया, और उससे क्या हो गया, सबको लग रहा है कि उनके पास पैसा है, बट एक्चुअली में पैसा लिमिटेड ही है। क्लियर? यहीं से होता है आपका मनी मल्टीप्लिकेशन। तो मैम तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, सबको लग रहा है उनके पास पैसा है, तो कौन सा सब लोग एक साथ अपना पैसा वापस मांगने आने वाले हैं? यहीं पे आपका क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लिकेशन, कि जो अकाउंट्स में एंट्री हो रही है वो मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स में हो रही है। क्लियर? और मनी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, M0 से हम पहुंचे M3 के ऊपर, यहाँ से आपका मनी मल्टीप्लाई हो गया। देखो, मनी मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हम M0 निकालते हैं, M0 हमने 10 रुपये निकाला, वो पहुँचते पहुँचते आपका M3 तक बनते बनते 50 रुपये हो गया, तो 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। ये होता किससे है, आपका कॉमर्शियल बैंक से। अब मैं आपको सिंपल सा फंडा समझाती हूँ एक, कि आपने एक गोल्ड, सोने का बिस्किट होता है ना, गोल्ड बार आपने निकाली। क्लियर? आपने एक सिंगल किसी को दी 1 गोल्ड बार। अब उस बंदे ने क्या किया, आपने वो गोल्ड बार अपने बैंक अकाउंट में रखी, तो बैंक में क्या हो गया, आपका डिपॉजिट हो गया 1 गोल्ड बार। अब बैंक ने कहा कि ये गोल्ड बार फालतू रखी है, क्या करूं मैं इसको मैं किसी को दे देता हूँ लोन पे। क्लियर? और उस पर मुनाफा कमाता हूँ। तो बैंक ने वो गोल्ड बार किसी को लोन पे दे दी। अब जिस बंदे ने उसको लोन पे लिया, अब वो भी तो अपना बैंक में ही रखेगा ना, कहाँ रखेगा अपना पैसा या अपना जो भी है, तो वो उसने भी क्या किया, उसको अपने अकाउंट में रखा। तो अब एक अकाउंट में गोल्ड बार की एंट्री है, दूसरे अकाउंट में गोल्ड बार की एंट्री हो गई। क्लियर? 2 गोल्ड बार हो गई अभी। तो अब जो बैंक के पास फिर गोल्ड की, सोने की जो सिक्का था, लौट के आ गया आपका बिस्किट। क्लियर? 2 जगह दिखा रहा है एंट्री। अब बैंक के पास फिर लौट के आ गया, बैंक ने बोला अरे यार ये फिर लौट के आ गई, अब मैं क्या करूं इसका, फिर किसी को लोन पर दे देता हूं। तो बैंक ने क्या किया, वो सोने का बिस्किट फिर किसी को लोन पर दे दिया। बैंक ने बोला मुनाफा कमाता हूं। तो अब 3 लोगों को उनके अकाउंट में सोने की बिस्किट की एंट्री आ गई। तीनों को लग रहा है कि उनके पास सोने का बिस्किट है जो बैंक के पास रखा हुआ है, एक का डिपॉजिट के फॉर्म में, 2 का लोन वाले अमाउंट के फॉर्म में। ये हमने लोन पे लेके रखा है, अभी उसके पास रखा है, जब लगेगा हम उससे निकाल लेंगे। बैंक के पास फिर वो आ गया, बैंक ने कहा अब मैं क्या करूं इसका, फिर किसी को लोन पे दे देता हूं। क्लियर? तो बैंक ने फिर तीसरे इंसान को उसको लोन पे दे दिया। तो अब इसको भी लग रहा है कि मेरे पास एक गोल्ड बार है जो मैंने बैंक के पास रख के छोड़ी है। क्लियर? तो है तो कितनी गोल्ड बार आपकी, सिंगल गोल्ड बार है। ये हो गया आपका M0। बीच में किसने खुरापाती की, आपके कॉमर्शियल बैंक ने। तो मनी मल्टीप्लिकेशन कौन करता है, आपका कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे ये आपकी मनी सप्लाई कितना दिख रही है, 4 लोगों को लग रहा है, एक पॉकेट में, मतलब एक एक्चुअल में जिसके पास ये डिपॉजिट में, चारों अकाउंट में है आपका ये। क्लियर? सबको लग रहा है कि उनके अकाउंट में क्या है, आपकी गोल्ड बार है। तो यहाँ पर क्या हो गई, आपकी 4 गोल्ड बार हो गई आपकी। तो ये 1 से 4 कैसे बन गई, क्योंकि 3 लोगों के अकाउंट में क्या है, अलग अलग एंट्री है, चौथे के अकाउंट में भी एंट्री है। तो ये क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एंट्री इन अकाउंट से क्या हो गई, आपकी 4 गोल्ड बार हो गई है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो आपने बता दिया, बट अगर 4 लोग साथ में अपनी मांगने आ गए गोल्ड बार, तो वो अपन आगे सॉल्व करेंगे। बट आप समझ गए ना कि ये जो एंट्री सिस्टम है, कि अकाउंट में आपने एंट्री मार दी, उससे क्या होता है, हमारा मनी मल्टीप्लाई होता है। अब आप एक काम करो, गोल्ड को कन्वर्ट कर दो आप मनी के रूप में, कि बैंक के पास कुछ डिपॉजिट आया, वो M0 है, बैंक ने कुछ रिजर्व के फॉर्म में रखा और बाकी क्या कर दिया, लोन में बांट दिया। बट पैसा घूम फिर के इस बैंक के पास नहीं, तो उस बैंक के पास इंसान रखेगा तो बैंक में ही, जिसने लोन लिया है उसने किसी को आगे दिया होगा, वो बंदा आगे अपने बैंक में रखेगा, तो पैसा क्या होता है, घूम फिर के फिर से बैंक के पास आ गया। बैंक ने क्या किया, उसको फिर कुछ हिस्सा रख लिया, फिर उसको बांट दिया लोन के फॉर्म में। क्लियर? तो बार बार क्या हो रहा है कि वही पैसा बैंक के पास आ रहा है, बैंक से पब्लिक के पास जा रहा है, पब्लिक से फिर बैंक के पास आ रहा है, बैंक से पब्लिक के पास जा रहा है, बट अलग अलग लोगों के थ्रू आ रहा है और सबके अकाउंट्स में एंट्रीज हो रही हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि साइकिल आपकी चलती रहती है और पैसा आपका बढ़ता रहता है। इसको हम बोलते हैं M3, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई। ओके, तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जो इनिशियल आपका डिपॉजिट M0 है, वो कैसे आपका बड़ा होके M3 बन जाता है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। सपोज आपने 1 लाख रुपए डाले थे स्टार्टिंग में और वो 2 लाख बन गए, तो कितना हुआ आपका, 2 हो गया मनी मल्टीप्लायर। क्लियर? तो ये होता क्यों है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो पैसा आपका लोन में बांट देते हैं, बट पैसा उनके पास लौट के आ जाता है डिपॉजिट के फॉर्म में, वो उसको फिर से लोन में बांट देते हैं, तो वो साइकिल चलती रहती है।
क्लियर। तो आफ्टर कीपिंग अ रिजर्व दे अगेन लेंड इट फर्दर, ओके। तो ये चलता रहता है आपका। तो ये देखो इसमें क्या आपका, इसमें आपका जो सबसे बड़ा आपका जो की है कि बैंक ने एक को लोन पे दिया, अब वो लौट के बैंक के पास आना चाहिए। वो बैंक के पास वापस कब आएगा, जब लोगों की हाई बैंकिंग हैबिट होगी, ओके। तो ये पीपल हैव हाई बैंकिंग हैबिट कि बार बार जो पैसा लोन में वापस जा रहा है वो पैसा वापस डिपॉजिट के फॉर्म में लौट के आ रहा है। तो क्या होगा, मोर डिपॉजिट्स आएंगे, ज़्यादा डिपॉजिट आएंगे, ज़्यादा लोन होगा, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मोर डिपॉजिट्स, मोर लेंडिंग बाय बैंक, मोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, क्लियर। तो इसी पे आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मनी मल्टीप्लिकेशन कैसे बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, ओके। क्योंकि ये पूरा जो मनी आपका है ये सिर्फ लोन के दम पे खड़ा हुआ है कि मनी क्रिएटेड ड्यू टू लैंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ओके। ये है आपका। तो मनी मल्टीप्लायर मतलब होता है कि जो आपका M0 है वो M3 बन गया, M3 अपॉन M0, ठीक है। कि आपने M0 10 लाख दिया था, M3 आपका 30 लाख हो गया, तो आपका 3 है मनी मल्टीप्लायर। दिस इज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी और मनी सप्लाई टू रिजर्व मनी, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी और M0। इस पे क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार लाइन है, इसको याद रखना है कि रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी टू बेस मनी, बेस मनी और हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी, कुछ भी आप बोलो, इन अ वे इस M3 अपॉन M0, ओके। 6 स्टार है आपका, एकदम याद रखना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी जो आप बना सकते हो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ बेस मनी एंड रिजर्व रेशो, क्लियर। ये है आपका। तो इसकी वैल्यू 1 से ऊपर होती है, तो जो ब्रॉड मनी होती है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है बेस मनी से। M3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन M0। देखो ये यहाँ पर डायग्राम था ना आपका पुराना इसमें, कि ये आपका सर्कुलेशन में करेंसी आई आपकी, ओके। ये आपका रिजर्व मनी M0 है और ये यहाँ से आपका बड़ा होके क्या बन गया, आपका पूरा ब्रॉड मनी M3 हो गया। M3 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ओके। अब अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल लेमन भाषा में कि गोल्ड कॉइन स्टोरी है कि एक आपका गांव था, 100 लोगों का गांव था, वहाँ पे गॉड मान लो आप RBI, उन्होंने कुछ 500 गोल्ड कॉइन्स गाँव वालों, कुछ गाँव वालों को इशू कर दिया, क्लियर। बट पूरे गांव में किसी के भी पास लॉकर नहीं था एक्सेप्ट एक प्रीस्ट के अलावा। प्रीस्ट आप कौन मानो, कमर्शियल बैंक प्रीस्ट है। तो प्रीस्ट बोला गांव वालों को कि मैं आपको ऑफर देता हूं कि आप अपना अकाउंट मेरे पास खोलो और अपने गोल्ड कॉइन्स मेरे पास रखो, मेरे लॉकर में सेफ रहेंगे, मैं आपको इस पे इंटरेस्ट भी दूंगा, डिपॉजिट जो भी करेगा मेरे पास, एंड लोग मेरे से गोल्ड कॉइन्स का लोन भी ले सकते हैं, हायर इंटरेस्ट मतलब 5% पे ले सकते हैं। जो डिपॉजिट करेगा उसको 3% मिलेगा, जो लोन लेगा गोल्ड कॉइन्स का उसको 5% लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्लियर। ट्रांजैक्शन किसी को करना है आपको कि किसी को ट्रांसफर करने हैं तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो आपका प्रीस्ट मतलब जो कमर्शियल बैंक है उसको रेगुलेट कौन करता है, गॉड रेगुलेट करता है। तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट भी कर लिया, क्लियर। तो लोगों ने सारे गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट कर दिए। इवन जिन लोगों ने लोन लिया उनने भी क्या किया, क्योंकि उनके पास भी लॉकर नहीं है, तो उन्होंने भी क्या किया, सेफ्टी के लिए अपने गोल्ड कॉइन्स प्रीस्ट के पास रखे। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई कि इकोनॉमी में स्टार्टिंग में कुछ आपके गोल्ड कॉइन्स आए विच इज़ योर M0। कितने हैं आपके, 500 गोल्ड कॉइन्स हैं। अब मैं आपको इसको बना दूंगी, आपको 1000 गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। देखना आप कैसे। तो ये आपका क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपका था M0, उसमें पूरे गांव में किसी के पास लॉकर नहीं, तो पूरा पैसा आपका क्या आएगा, बैंक के पास आ जाएगा, प्रीस्ट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपके डिपॉजिट अकाउंट्स खुले तो 500 कॉइन्स की एंट्री हुई डिपॉजिट अकाउंट में, क्लियर। अब जो प्रीस्ट के पास कितने गोल्ड कॉइन्स आ गए, आपके 500 गोल्ड कॉइन्स आ गए। ये चल रहा है आपका, ये है आपका M0। अब मनी सप्लाई क्या होता है आपका, M3। M3 का मतलब होता है कि मनी आपका या तो पॉकेट में हो या बैंक अकाउंट में हो। तो मनी पॉकेट्स में है एंड बैंक अकाउंट्स में है। सारा पैसा बैंक में आ गया तो पॉकेट्स में मनी कितना हो गया आपका, 0। बट अकाउंट्स में मनी कितना हो गया आपका, 500। पूरे के पूरे गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि गांव में किसी के पास लॉकर नहीं है तो पूरे के पूरे गोल्ड कॉइन्स प्रीस्ट के पास आ गए हैं, उसने सबके अकाउंट खोल के वहां रख दिए हैं। मनी इन अकाउंट्स हो गया आपका 500, पॉकेट्स में 0 हो गए। मनी सप्लाई कितनी है अभी आपकी, 500 है। मनी सप्लाई मतलब होती है इन दोनों का प्लस, इन पॉकेट इन अकाउंट्स, क्लियर। इतना है आपका, ये है आपका डिपॉजिट अकाउंट।
अब कोई बंदा लोन मांगने आया तो उसने उसको 200 गोल्ड कॉइन्स लोन में दे दिए। 200 कॉइन्स की एंट्री हो गई, नया अकाउंट खुला, 200 कॉइन्स की एंट्री हो गई। क्लियर आपको? तो यहाँ पे अब लेकिन उसने क्या किया, जिसने लोन लिया था बोला कि पुजारी जी आप ही रखो मेरे गोल्ड कॉइन्स, जब नीड पड़ेगी तब मैं आपसे ले लूंगा, किसी को ट्रांसफर करना होगा तो मैं आपके थ्रू ट्रांसफर करवा दूंगा। तो पुजारी के पास गोल्ड कॉइन्स कितने रहे, 500 के 500, क्योंकि इंसान तो लेके गया ही नहीं, वापस जमा कर गया उसी के पास, है ना, कि जो उसने लोन दिया था वो वापस क्या बन गया, उसी के पास डिपॉजिट बन गया कि मैंने आपसे लोन लिया है बट आप ही रखो इसको। क्लियर? तो ये हो गया। बट अकाउंट्स में क्या हो गई, 200 की एंट्री हो गई, तो अकाउंट का मनी कितना हो गया आपका 700। पॉकेट का मनी अभी भी क्या है आपका 0 है। मनी सप्लाई कितनी हो गई आपकी 700। समझ में आ गया आपको कि स्टार्टिंग में 500 था, उसने 200 किसी को लोन में दिया तो उसके अकाउंट में एंट्री हो गई, तो अकाउंट्स में कितना मनी हो गया अभी 700 हो गया। अब एक और बंदा लोन मांगने आया, उसने 100 कॉइन्स का लोन लिया, तो उसने भी क्या किया, लोन लिया और उसी लोन को फिर डिपॉजिट कर दिया कि मेरे पास लॉकर नहीं है, आप रखो, जिसके अकाउंट में बोलूंगा उससे को मैं ट्रांसफर कर देना। तो पुजारी के पास तो 500 के 500 ही रखे हैं, क्योंकि कोई लेके जा ही नहीं रहा है, सब क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसी के पास जमा कर दे रहे हैं, पैसा लौट के उसी के पास आ रहा है। बट यहाँ पे 100 कॉइन्स की नया अकाउंट खुला है ना, तो अभी आपका जो अकाउंट का मनी कितना हो गया आपका 800 हो गया, कि स्टार्टिंग में 500 डिपॉजिट का था, 200 लोन वाला अकाउंट आ गया, फिर 100 और आ गया आपका। क्लियर? फिर एक लोन अकाउंट नया खुला, 200 कॉइन्स का लोन चाहिए था हमको, उसके पास थे 500 कॉइन, 200 रुपये 150 दे दिया उसने। तो उसने कहा कि पुजारी जी आप ही रखो मेरा पैसा, क्योंकि ये घूम के पैसा कहाँ पर आता है आपका, बैंक के पास ही आता है। तो उसके बाद वापस आ गया। बट यहाँ अकाउंट्स में एंट्री कितनी हो गई आपकी 1000 तक पहुंच गई। तो स्टार्ट के यहाँ से हुआ था आपका 500 से, हो कितना गया आपका यहाँ पर 1000 हो गया। मनी सप्लाई कितनी होती है आपकी, मनी इन पॉकेट प्लस मनी इन अकाउंट्स, तो कितनी हो गई आपकी 1000। तो M0 था जो आपका 500, उससे कितना हो गया आपका M3 1000 हो गया। क्लियर? मनी आपका मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मनी अकाउंट्स में तो एंट्री आपकी ग्रो हो रही है, एक्चुअल में भले कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अकाउंट्स में तो आपकी एंट्री हो रही है, अकाउंट्स में पैसा आपके बढ़ रहा है। ओके? अब दिक्कत कब आएगी, जब सारे विड्रॉल करेंगे तब दिक्कत आएगी। तो अगर विड्रॉल की रिक्वेस्ट आती है 200 रुपए की, तो क्या करेगा वो प्रीस्ट, 200 निकाल देगा अपने अकाउंट में से, उसके पास 300 बचेंगे, यहाँ पॉकेट्स में 200 आ गए और 800 अकाउंट में हो गए, मनी सप्लाई यहाँ पे बराबर रही। तो यही क्वेश्चन आया था आपका कि अगर आप अकाउंट से बाहर निकालते हो पैसा या अकाउंट में जमा करते हो पैसा, तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करती है, मनी सप्लाई आपकी बराबर रहती है, सेम रहती है। ओके, ये देखो, ये क्वेश्चन था आपका कि इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा मनी सप्लाई के ऊपर, इट विल लीव इट अनचेंज, क्योंकि मनी सप्लाई क्या होती है आपका मनी इन पॉकेट, मनी इन अकाउंट, या अंदर ही अंदर दोनों घूम रहे हैं, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये आपका, तो यहां समझ में आ गया आपको। 200 रुपये विड्रॉ किए किसी ने, 200 कॉइन्स, 300 बचे इसके पास। अब किसी ने 300 कॉइन्स विड्रॉ कर लिए, तो अकाउंट में 300 कम हो गए, अकाउंट में आपके जो 800 हो गए थे अकाउंट्स में, वो आपके हो गए 500, और जो पूरा का पूरा 500 जो आपके यहाँ पे था ना मनी इन पॉकेट, वो आपका बढ़ गया, ये हो गया पूरा 500। क्लियर? तो अभी जो आपका पूरा आ गया पैसा, इसके प्रीस्ट के पास पैसा आपका 0 हो गया, बट अकाउंट्स में 500 एंट्री अभी भी है। 500 लोग मांगने आ सकते हैं कि हमारे 500 गोल्ड कॉइन्स दो। ओके, तो मनी सप्लाई तो आपकी बराबर है, बट यहाँ पे अकाउंट्स में दिखा रहा है पैसा। तो अगर कोई और पैसा मांगने आ जाएगा कि हमको 200 गोल्ड कॉइन्स दे दो, तो प्रीस्ट क्या बोलेगा कि मेरे पास कोई गोल्ड कॉइन्स नहीं बचे हैं, मैं डिफॉल्ट हो गया हूँ। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ तक आप पहले चीज समझ गए, पहला स्टेप कि मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। मनी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हम अकाउंट्स में एंट्री डाल रहे हैं, और जो हमारा डिपॉजिट होता है वो जाता है लोन के फॉर्म में, लोन बन जाता है वापस डिपॉजिट, फिर वही पैसा किसी को घुमा देते हैं। तो ऐसा करके पूरी इकोनॉमी में वही पैसा बार बार घूमता रहता है अलग अलग लोगों के हाथों में, और सबको लगता है कि उनके पास पैसा है, जबकि सबके क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में एंट्री हो जाती है। ओके, तो इसका स्टोरी का पूरा आपका समझाना का मतलब था कि मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे कैसे आपका ये स्टार्टिंग जो हुआ था आपका 500 से, है ना, स्टार्टिंग थी आपकी सप्लाई 500 थी, फिर ये 700 हो गई, 800 हो गई, 1000 हो गई, क्योंकि मनी कहाँ पे ग्रो हो रहा है आपका, मनी इन अकाउंट्स आपका ग्रो हो रहा है। मनी अकाउंट पहले 500 था,
फिर मनी अकाउंट में 700, 800, 1000 हो गया, क्योंकि सिर्फ एंट्री कर रहे हो ना, एक्चुअल तो मनी लौट के आपके पास ही आ रहा है, तो उसी को आप बार बार अलग लोगों के अकाउंट में लिख दे रहे हो, उनसे मुनाफा कमा रहे हो। तो जो मोस्ट ऑफ द आपका मनी सप्लाई है M3, वो मैक्सिमम कहाँ एग्जिस्ट करता है, पेपर में एग्जिस्ट करता है, अकाउंट्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो अगर बहुत ज़्यादा लैंडिंग कर दोगे जैसा कि इस पुजारी ने किया था, तो फिर क्या होगा आपका, लोग बोलेंगे बबल, कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये बबल फूट सकता है। ओके। तो जैसे आपका 2008 की जो क्राइसिस थी, उसका हमने नाम क्या रखा है, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस। इसका नाम लैंडिंग क्राइसिस क्यों रखा है, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस। सब प्राइम का मतलब होता है घटिया दर्जे का, प्राइम मतलब क्या होता है, एकदम उच्च क्वालिटी का, प्राइम सुपीरियर, सब प्राइम मतलब बिलो पार, बेकार क्वालिटी का। तो बेकार क्वालिटी के जो लोन बांट दिए थे वो क्या होते हैं, उसके कारण क्राइसिस आ गई थी आपके यूएसए में। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा लोन बांट दिए, लोग पैसा लेके, ओके, पैसा क्या होता है, डिपॉजिटर्स का होता है, और दूसरा होता है अकाउंट में पैसा लोन लेने वालों का। तो बेकार क्वालिटी के लोगों को लोन बांट दिए। क्लियर। उन लोगों ने वापस नहीं किया तो पैसा लौट के नहीं आया, और जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा मांगने आए तो देने के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम क्या थी आपके, पैसा बांट दिया था, और यहाँ पे कुछ पैसा आपका बचा ही नहीं है। ओके। मैक्सिमम आपके पास क्या थे, अकाउंट में खाली पीली एंट्रीज थी। क्लियर। ये है आपका। तो अगर जो लैंडिंग होती है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में क्या आता है, फिर आपका बबल आता है। बबल जब बर्स्ट होता है तो पूरी इकोनॉमी फिर आपकी बैठ जाती है, जो आपकी 2008 में हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब कि आपका जो M0 से स्टार्ट हुआ था, डिपॉजिट आया, उसको आपने लोन में दे दिया, फिर घूम के आपके पास आ गया पैसा डिपॉजिट बन के कि मेरा पैसा रख लो, आपने फिर किसी को लोन में दे दिया, फिर आपके पास घूम के, मतलब बैंक के पास घूम के आ गया कि हमारा डिपॉजिट रख लो, जब दिक्कत पड़ेगा आपसे हम मांग लेंगे, उन्होंने फिर किसी को लोन पे घुमा दिया। तो ये वही पैसा बार 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 अलग अलग लोगों के हाथों में घूम रहा है, अलग अलग लोगों के अकाउंट्स में एंट्री हो रही है। इसको हम बोल रहे हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, M0 से M3 बन रहा है आपका। ओके। ये है आपका मनी मल्टीप्लिकेशन, और ये जादू कौन करता है, आपका कॉमर्शियल बैंक्स। आप बोलोगे मैम ये तो फ्रॉड है क्या, नहीं, ये इकोनॉमी है, ये फ्रॉड नहीं है। ओके। ऐसे ही चीजें काम करती हैं। तो जो अगर ज्यादा लोग इसमें, फंडा क्या है कि ज्यादा डिपॉजिट होना चाहिए, मोर मनी डिपॉजिटेड तो मोर मनी विल मल्टीप्लाई, मोर M3 विल बी क्रिएटेड। यही क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी में कि द मनी मल्टीप्लाई इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन CRR, रिजर्व रेशो है, अभी इसके बाद आएगा आपका रिजर्व रेशो का फंडा, तो अगर बढ़ेगा तो नहीं होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन SLR, नहीं, डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, मतलब मोर डिपॉजिट्स मोर लोन, तो इसमें क्या होगा, यस, सी इज द आंसर। इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मतलब M0 तो बढ़ेगा नहीं, M3 नहीं बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ेगा, बट अगर लोग बैंकिंग करेंगे तो ही बढ़ेगा, क्योंकि ये M0 से M3 कब हो रहा है, जब लोग बैंकिंग में जा रहे हैं, कि पैसा अपना बैंक में रख रहे हैं, लोन में ले रहे हैं, तब बढ़ेगा। क्लियर। तो अब क्या हुआ कि जो ये जो फंड था ना, कि प्रीस्ट था ना फंडा आपका, कि प्रीस्ट है, उसने पूरा पैसा आपका लोन में बांट दिया, कुछ बचा के रखा नहीं है, सब लोग जब मांगने आ गए तो वो डिफॉल्ट हो गया कि मेरे पास बचा नहीं है। तो इसको हटाने के लिए क्या किया आपने, रिजर्व रेशो का कॉन्सेप्ट लेकर आए, कि रिजर्व रिक्वायरमेंट, कि जो भी डिपॉजिट आएगा, आपके पास 500 डिपॉजिट आया तो पूरा का पूरा आप लोन में नहीं बांटोगे, कुछ परसेंटेज आप डिपॉजिट में रखोगे। ओके। तो ये कौन लेकर आया, आपके फंडे, आपके गॉड, मतलब RBI लेकर आए, कुछ आप डिपॉजिट में रखो। ओके। तो अगर 15% रिजर्व रेशो है आपका, तो अगर 1 लाख डिपॉजिट आएगा तो बैंक क्या करेगा, 15% उसको बाहर रखेगा रिजर्व के फॉर्म में, और 85 पब्लिक को बांटेगा। क्लियर। तो जो डिपॉजिट के जो होते हैं ना, फंडे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास 2 डिपॉजिट होते हैं, एक CRR और एक SLR, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR क्या होता है कि बैंक को RBI के पास रखना होता है, कैश के फॉर्म में रखना होता है, नेट NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। तो जितनी डिपॉजिट्स उसके पास आ रहे हैं उसका उसको अराउंड 4% के आसपास होता है, वो RBI के पास रखना पड़ेगा कैश फॉर्म में। SLR जो होता है वो बैंक को अपने खुद के पास रखना होता है, नियर इट्सेल्फ। ओके। ये अराउंड 18 to 20% के आसपास चलता रहता है।
तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो। ये भी होता है आपका एनडीटीएल का। तो क्लियर लगा आपको कि जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो आपका M0 से M3 बन जाता है, बट इसमें बहुत रिस्क होती है, तो इसलिए रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं आप, रिजर्व का फंडा लेके आते हो, CRR SLR। तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है M=1/R, कि अगर ज़्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा तो मनी मल्टीप्लिकेशन स्लो होगा, कम होगा। जैसे अगर M=1/R की अगर 10% ही रखना पड़ेगा रिजर्व के फॉर्म में, तो अभी देखा था ना आपने स्टार्टिंग में कि 500 से आपका 1000 गोल्ड कॉइन्स हो गए थे। तो अगर 10% होगा तो आपका कितना होगा, 10 टाइम्स इनकी हो जाएगा। 20% होगा तो 5 गुना लगभग हो जाएगा। तो आपकी जो इंडियन इकोनॉमी में जो आपका SLR प्लस CRR होते हैं ये 23-25% के आसपास रहते हैं। तो हमारा जो मनी मल्टीप्लिकेशन है वो 5 के आसपास घूमता रहता है। ओके, फिर आपका है कि 25% होगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर 100% हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जितना डिपॉजिट आया पूरा डिपॉजिट आपने रिजर्व के फॉर्म में रख लिया, बिल्कुल आगे लोन दिया ही नहीं, तो मतलब नो मल्टीप्लिकेशन। लीगल टेंडर मनी, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है वो वाली मनी जो लॉ ने रिकॉग्नाइज की है, क्लियर, जो लॉफुल है और जिसका आप डेट पेमेंट में यूज कर सकते हो। तो इसमें जो लाइन बनती है वो है आपकी, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट। मतलब किसी से आपने कुछ लोन लिया है और उसको अगर आप चुकाए जाओगे रिटर्न मनी में तो उसको वो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि अगर आपने किसी से लोन लिया है और आप उसको रुपीज़ में चुकाने जाओगे तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकता कि मैं रुपए नहीं लूँगा। ओके, वो चेक मना कर सकता है, ओके, वो डिमांड ड्राफ्ट मना कर सकता है, वो कुछ भी मना कर सकता है। बट अगर आप उसके पास कैश लेके जाओगे रुपये का तो वो आपको मना नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं लूँगा, उसको लेना ही पड़ेगा। ओके, मना करेगा तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। तो ये लाइन डिट्टो आई थी आपकी यूपीएससी क्वेश्चन में कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट, है ना। तो लीगल टेंडर जो होता है वो 2 टाइप का होता है आपका, जैसे लिमिटेड लीगल टेंडर, ओके, कि ये भी आपकी लीगल मनी है बट एक लिमिटेड अमाउंट में ही कोई इंसान इसको लेगा, कि यू कैन पे योर डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड बियॉन्ड द लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट, क्लियर, और उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी नहीं होगी। जैसे आपके जो कॉइन्स है इंडिया में वो आपके लिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब अगर आपको किसी के 10 लाख रुपए चुकाने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 लाख के सिक्के लेकर जाओगे और बोलोगे कि गिनते रहो, वो लेने से मना भी कर सकता है, क्लियर, और उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगी कि आपने कॉइन्स लेने से मना क्यों किया। तो कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। फिर है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब इनको तो आप लेने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। तो ये मनी क्या होता है आपको कि डेट को डिस्चार्ज करने के लिए पे करते हो और जो इंसान इसको लेने से मना करेगा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो जाएगी। जो आपके पेपर नोट्स हैं, जो आपकी करेंसी है, वो आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। कि मतलब अगर आपके पास सपोज किसी का 10 लाख का आपका लोन चुकाना है और आप 10-10 रुपए के नोट की गिड्डी लेकर गए तो उसको लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज पेपर नोट्स क्या है आपके, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर हमारे यहाँ पे 2 ही हैं अभी, एक नोट्स और दूसरा क्या है आपका कॉइन्स। तो लीगल टेंडर मतलब वो मनी जो आप डेट चुकाने में यूज़ करते हो और सामने वाला लेने से मना बिल्कुल नहीं कर सकता। तो एक है आपके कॉइन्स एंड दूसरे हैं आपके नोट्स। कॉइन्स आर योर लिमिटेड लीगल टेंडर, नोट्स आर योर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्लियर। तो मैम ये क्या है, ये क्यों बताया, मतलब सिंपल समझ में आता है कि कोई नोट लेने से मना नहीं करेगा, कॉइन्स लेने से थोड़ा बहुत मना कर सकता है। देखो ये आपका है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर में क्या होता है कि वो मनी का फॉर्म है जो नॉर्मली लोग एक्सेप्ट करते हैं बट लीगली उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, क्लियर। अब जैसे किसी का आगे ना आपका 10 लाख का लोन है तो आप उसके पास चेक लेकर जाओ, वो मना कर सकता है, बैंक ड्राफ्ट लेकर जाओ, मना कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में है, ये भी आपका लेने से मना कर सकता है, पोस्टल ऑर्डर मना कर सकता है। तो इस किसी भी मनी फॉर्म को वो लेने से मना कर सकता है कि मैं ये नहीं ले रहा, सीधे मैं कैश लूँगा आपसे, क्लियर। तो दीज आर योर नॉन लीगल टेंडर मनी, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ओके, ये आपका। तो इनको लेना है कि नहीं लेना है वो डिपेंड करता है कि जो लेंडर है उसका मूड कैसा है, लेने का मूड है कि नहीं है। इनको हम और क्या बोलते हैं, ऑप्शनल मनी,
क्योंकि इनके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, उनका जो एक्सेप्टेंस है वो ऑप्शनल है ना। नॉमिनल एंड रियल मनी। नॉमिनल मनी मतलब होता है कि जो मनी है उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, सिंपली मतलब उस पर क्या अमाउंट रिटर्न है। जैसे आपका 100 रुपये का नोट है, उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी आपकी, 100 हो गई। ये इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होती है, मतलब कि 100 रुपये के वैल्यू, 100 रुपये के नोट की वैल्यू 100 ही रहेगी, काउंटिंग में आप उसको 100 ही काउंट करोगे। इन्फ्लेशन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉमिनल मनी पर। क्लियर, ये आपकी क्या है, नॉमिनल मनी। अब इसका अपोजिट है आपका रियल मनी। रियल मनी मतलब होता है कि कितनी इसकी परचेसिंग पावर है। ओके, तो इसमें हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट काउंट करते हैं। जैसे आपका 100 रुपये था तो 2010 में इसमें आता था आपका 4 लीटर दूध आता था, 2020 में इसमें सिर्फ हो गया 2 लीटर मिल्क हो गया आपका। तो मतलब कि 100 रुपये के नोट की जो परचेसिंग पावर है वो 50% गिर गई आपके 10 ईयर्स में। तो रियल मनी क्या हो गई, इसकी 50% वैल्यू डाउन हो गई। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल मनी एंड रियल मनी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट किस पर होता है, रियल मनी पर होता है। नॉमिनल मनी पर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप उसे काउंट नहीं करते हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई नाम की वैल्यू कितनी है, नाम की वैल्यू मतलब उस पर कितनी अमाउंट लिखी हुई है। क्लियर, और नाम की वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी, रियल वैल्यू। क्लियर, तो भाई अब नाम बड़े और दर्शन छोड़े वाला काम होता है कि नाम तो उसका है, सपोज कि जैसे साउथ कोरिया वगैरह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है पास में आपका, तो यहाँ पर चलते हैं आपके 10,000 के नोट, 1 लाख के नोट। तो ये रहता है इनका कि नाम तो उसका है 1 लाख का नोट, ओके, पर इसमें आपको क्या आएगा, सिर्फ एक टाइम का मील ही आएगा साउथ कोरिया में। तो वो होती है उसकी नॉमिनल वैल्यू एंड रियल वैल्यू, नॉमिनल मनी, रियल मनी। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है उसको एक मिनिमम रिजर्व रखना होता है। क्लियर, वो है आपका 200 करोड़ रुपए का होता है इसमें। तो इसमें आपका गोल्ड होता है 115 करोड़ का और 85 करोड़ का आपकी होती है फॉरेन करेंसी। तो गोल्ड प्लस फॉरेन करेंसी, क्वेश्चन दोनों यहाँ से बनते हैं, 200 करोड़ क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये क्यों कराते हैं, तो इससे हमें क्या होता है कि आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करता है उस करेंसी प्रिंटिंग को बैकिंग मिलती है कि हमारे पास रिजर्व है, अब हम करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तो जस्ट अ टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस है इसका, कितना आरबीआई एक्चुअल मनी प्रिंट करेगा उससे कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर, ये आपको बात याद रखनी है कि आरबीआई कितना भी अमाउंट प्रिंट कर सकता है, उसका इस रिजर्व से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ क्या है, आपका एक टोकन है। ओके, कितना आपको मिनिमम, इतना तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, आपका मिनिमम है इतना। तो नॉर्मली हमारे जो गवर्नमेंट के रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एक तो होता है गोल्ड और दूसरा होता है आपका फॉरेन करेंसी। तो मिनिमम कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, मिनिमम गोल्ड आपका 115 करोड़ का, फॉरेन करेंसी आपकी 85 करोड़ की। क्लियर, ये है। पर आरबीआई क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखता है आपका। ओके, ये आपका जैसे हमारे पास करीब 550 to 600 बिलियन डॉलर्स तक का हमारे पास फॉरेन करेंसी हो जाती है। ये क्या है आपका, इतना हो गया आपका। तो आरबीआई कैन इशू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी बाय मेंटेनिंग दीज रिजर्व्स। क्लियर, क्योंकि ये क्या है आपका सिर्फ मिनिमम है कि मिनिमम इतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर आरबीआई खुद से क्या करता है, बहुत सारा रिजर्व मेंटेन करके रखता है। तो हाउ आरबीआई प्रिंट्स मनी, तो आरबीआई क्या करता है, इट मेक्स मनी सप्लाई एक्सपेंशन टारगेट, कि मनी सप्लाई कितने इकोनॉमी में एक्सपेंड करना है। और डिसाइड कैसे करता है, आपका एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, ओके, करेंसी कितनी आपकी जो सर्कुलेशन हो रहा है करेंसी का इकोनॉमी में, कितनी ग्रोथ हो रही है, लोन्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो उन सब की वजह से क्या करता है, आपका ये एस्टिमेट निकालता है कि मनी सप्लाई एक्सपेंशन टारगेट कितना रखना है। तो ईच यूनिट ऑफ न्यू करेंसी इज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्यू करेंसी आ रही है आपकी वो आरबीआई के ऊपर लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी को मैच करने के लिए इसके पास इक्वल वॉल्यूम में एसेट्स होना चाहिए। समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि हर करेंसी क्या है, इसके ऊपर एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को मैच करने के लिए हमें एसेट्स चाहिए। तो एसेट्स कौन से होते हैं आपके, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, प्राइमरी एसेट्स। ओके, फिर होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इसको इशू करती है, एंड कुछ इसके अपने खुद के रिजर्व्स होते हैं।
तो अगर गवर्नमेंट को मनी चाहिए होता है तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई को देती है और उससे बदले में मनी ले लेती है। ठीक है, ऐसा काम करता है ये। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी ट्रैप। इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पीपल आर प्रेफरिंग टू सेव कैश। ओके, कि लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा दबा के बैठ रहे हैं, कैश दबा के बैठ रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका कोविड के बाद हुआ था, कोविड में क्या हुआ आपका कि शेयर मार्केट एकदम से क्रैश हो गया। ओके, एंड एकदम से क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आ गई कि यार अभी पता नहीं क्या होने वाला है। ओके, तो जैसे आपका मार्च 2020 में आपका है ना कोविड आया, आपका स्टार्ट हुआ, तो जो मार्च से लेके आपका पूरा दिसंबर तक का पीरियड था, देयर वाज पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी कि कोविड रहने वाला है कि जाने वाला है, कितने साल चलेगा कुछ नहीं पता। तो लोग क्या कर रहे थे, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो पहली बात, नो इन्वेस्टमेंट। एंड दूसरा कि घर में किसी को कोविड हो गया तो कितने पैसे लगेंगे, बहुत सारा कैश चाहिए पड़ेगा, तो बिल्कुल पैसा खर्च मत करो। तो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहे थे। मतलब इकोनॉमी में कोई खर्चा नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सब एकदम अपना पैसा बचा के बैठे हैं कि भगवान जाने कल की आफत आ जाए, पैसा बचा के रखो, कैश बचा के रखो। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्लियर, कि पीपल प्रेफर टू सेव कैश rather than investing it or spending it. Clear? तो consumers have high preference for liquid assets means cash. लोगों को लगता है कि देखो ये सब क्यों होता है कि लोगों को लगता है कि प्राइसेस हैं वो फॉल होंगे, कि जैसे भी कोविड आया तो शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस और फॉल होंगे, लैंड के प्राइसेस भी फॉल होंगे, तो ना, और जो सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो फ्यूचर में बढ़ेंगी। ओके, कि जो एफडी है गवर्नमेंट कुछ मतलब ले सकती है, आरबीआई कुछ कर सकता है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा फ्यूचर में। तो ना तो वो आपके कुछ स्पेंड कर रहे हैं मनी, ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट बिकम्स इनइफेक्टिव। ये लाइन क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आपकी, कि मनी सप्लाई को आपको एक्सपेंड करना है। ओके, कि एक गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी में और मनी डालती है। जैसे आपका कोविड के बाद हुआ था कैपिटलाइजेशन, है ना, कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैंक्स को 70,000 करोड़ रुपए दिए थे कि ये लो और खुल के लोन बांटो, इकोनॉमी में खर्चा करो। दिस वॉज योर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहे हैं कि खुल के लोन बांटो, रेट सस्ती कर रहे हैं। ओके, ये था आपका। तो बट लोग क्या कर रहे हैं कि लोन ज़्यादा ले ही नहीं रहे हैं। ओके, जो भी उनके पास पैसा है उसको बचा के रख रहे हैं। Okay, so monetary policy becomes ineffective due to very low interest rates combined with consumers who prefer to save. ये इंटरेस्ट रेट कम है ना, तो मतलब ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिल रहा है आपको आपके पैसे के ऊपर। तो लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा अपना बचा के रख रहे हैं, कोई बॉन्ड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इकोनॉमी क्या आ जाती है ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे टाइम में रिसेशन में आ जाती है कि अनसर्टेन टाइम है। ओके, इकोनॉमी में थोड़ा सा आ गया आपका रेसेशन से फाइट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन पॉइंट बनता है ये। ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस होता है लोगों को और पैसे पहुँचाओ, इंटरेस्ट रेट्स आपकी सस्ती करो, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और पैसा खर्च करेंगे, इकोनॉमी रिवाइव होगी। बट लोग क्या कर रहे हैं कि सेव कर रहे हैं कैश को। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाती है कि इकोनॉमी में आप कितना भी पैसा डालो, लोगों से खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई बिजनेसमैन नई कंपनी नहीं लगा रहा, नई फैक्ट्री नहीं लगा रहा। सोचो कि नवंबर 20 में कौन किसकी हिम्मत है कि वो नई फैक्ट्री लगाए, नया बिजनेस खड़ा करे। कुछ पता ही नहीं है आपको कि आगे क्या होने वाला है, कितना क्या चलने वाला है। क्लियर, तो ऐसे में होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है। तो ये रहता है आपका। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये मेनली साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पैसा वैसा होल्ड कर लेते हैं अपने गद्दों में, तकियों में छुपा छुपा के रखते हैं, बचा बचा के रखते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव इकोनॉमिक आउटलुक है कि इकोनॉमी और ख़राब होने वाली है, चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं, पैसा बचा के रखो, खर्च मत करो। तो इसके रीजंस क्या होते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उनको लगता है कि अभी इकोनॉमी और गिरने वाली है ना, तो कुछ खरीदो मत, क्योंकि प्राइसेस क्या होंगे और सस्ते होंगे, सोना सस्ता होगा, चांदी सस्ती होगी, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफ्लेशन है ना।
तो इसलिए लेस स्पेंडिंग होती है। फिर प्रेफरेंस फॉर सेविंग्स, कि ये होता है रिसेशन का टाइम होता है, बड़ा ग्लूमी होता है ना, बड़ा बेकार सा माहौल होता है, तो भाई पैसा जो भी है बचा के रखो, बर्बाद मत करो। क्रेडिट क्रंच, कि इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाती है। जैसे आपका 2008 में यूएसए में हुआ था कि जो बैंक्स थे उनको बहुत लॉस हो गया था। ओके, वहाँ पे आपका सब प्राइम क्राइसिस आया था और बहुत सारे बैंक्स आपके डिफॉल्ट हो गए थे। तो लोगों का क्या था कि जो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा बिलीव कम हो गया था, तो वो अपना अपना पैसा अपने पास बचा के रख रहे थे, इम्प्रूव मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। ओके, तो था कि इनइफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कि आरबीआई ने तो क्या किया कि बेस रेट कट कर दिया। बेस रेट पे क्या होता है कि जो बैंक्स वगैरह को लोन मिलता है, ओके, लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, बैंक रेट, बेस रेट, बट जो बैंक्स हैं वो उसको पब्लिक तक पास नहीं करते हैं। क्लियर, बैंक्स इस रेट कट को पब्लिक तक पास नहीं करते हैं। बैंक्स क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं आपके पब्लिक के लिए वो हाई ही रखते हैं। दीज आर द रीजंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तो याद ही रखना। मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनफेक्टिव ना। फिर आपका फिएट मनी एंड कमोडिटी मनी। फिएट मनी 5 स्टार टॉपिक है। ओके, अभी जो पूरा जो आपकी दुनिया भर में जितना पैसा होता है, आपकी जितनी भी करेंसीज हैं, दे ऑल आर फिएट मनी। ओके, तो देखो एक होती है आपकी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब होता है कि जो मनी है उसके पीछे कुछ फिजिकल कमोडिटी रखी है, कि जैसे आपने गोल्ड रख लिया बहुत सारा, उसके बदले आपने करेंसी निकाल दी। सिल्वर रख लिया बहुत सारा, उसके बदले आपने करेंसी निकाल ली। कि 100 करोड़ का अगर गोल्ड है तभी आप 100 करोड़ रुपए इकोनॉमी में इशू करोगे। तो अगर सिस्टम ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। बट ऐसा सिस्टम को गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है ना, बहुत प्राचीन जमाने में होता होगा, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कमोडिटी होती है उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। क्लियर, तो बहुत बार जो कमोडिटी मनी होती है वो खुद ही अपने आप में वैल्यू कैरी करती है। जैसे गोल्ड कॉइन्स, आप पढ़ते हो ना कि जो दीनार चलती थी मुगल्स के ज़माने में, दीनार मतलब है गोल्ड कॉइन, तो उसकी अपनी खुद की गोल्ड की वैल्यू होती थी उसमें। तो ये क्या हो गया आपका कमोडिटी मनी हो गया। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, ये सारे हो गए आपके। सिंपल याद रखना आपको कि दे आर बैक्ड बाय सम फिजिकल कमोडिटी, इनकी अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसके देखो किसी न चीज़ की बैकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बैकिंग, कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे किसकी पावर, इसके पीछे क्या है। तो कमोडिटी मनी के पीछे क्या होता है, कोई कमोडिटी होती है तो उसकी वैल्यू होती है। फिएट मनी में क्या है, गवर्नमेंट बोले कि यार जितना इकोनॉमी में करेंसी होगी उतना बिजनेस होगा, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो एक काम करो पैसा निकालो, छाप के निकालो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये पैसा चलेगा, कोई इसको लेने से मना नहीं करेगा। तो फिएट का मतलब होता है अथॉरिटी। क्लियर, अथॉरिटेटिव ऑर्डर, कि जो भी आपका पैसा निकला है, जो आपकी पेपर मनी होती है, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी मतलब मनी बैक्ड बाय अथॉरिटी और पेपर मनी। ओके, तो जो पेपर मनी है वो ऐसा लीगल टेंडर काम करता है, क्योंकि जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट है उसने इसकी गारंटी ली होती है। क्लियर, तो फिएट मनी जो होती है आपकी वो लीगली रिकग्नाइज होती है। ये क्वेश्चन बनता है। ओके, इससे आप डेट सेटल कर सकते हो, अपना कर सकते हो। ओके, ये केस भी आपका ऐसा है। क्लियर, तो ये आपकी फिएट मनी है, इसके पीछे अथॉरिटी की बैकिंग होती है आपके। तो फिएट मनी से क्यों इशू करते हैं फिएट मनी, क्योंकि अगर आप गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स इशू करोगे तो उनके नंबर्स बहुत लिमिटेड रहेंगे, इकोनॉमी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट फिएट मनी से आप क्या रहता है, जो सेंट्रल बैंक है वो अच्छे से पूरी इकोनॉमी कंट्रोल कर लेता है। ओके, और वो कितना मनी प्रिंट करना है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल जितनी भी करेंसीज हैं आपकी, दे ऑल आर फिएट मनी। आपका यूएस डॉलर है, रुपये है, यूरो है, सब फिएट मनी। तो अगर फिएट मनी को आप गोल्ड और सिल्वर से बैकिंग कर दो तो उसको आप क्या बोलोगे फिर, रिप्रेजेंटेटिव मनी या कमोडिटी मनी। क्लियर, ये है। तो इंडिया में 2 जगह से आपका फिएट मनी इशू होता है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है सारे कॉइन्स एंड 1 रुपये का नोट, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर, ये आपका। और दूसरा होता है आरबीआई एक्ट के अंडर क्या है आपका, कि आरबीआई आपके सारे बाकी के सारे नोट्स इशू करता है। क्लियर, तो इशू भी करता है और विड्रॉ भी कर लेता है, ये सारी पावर है आपका। तो एक्सेप्ट 1 रुपये नोट, बाकी सारे नोट्स आपका आरबीआई इशू करता है। ये आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। व्हाट इज नॉट अ फिएट मनी, फिएट मनी क्या नहीं है।
तो आपका डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, क्लियर। और वो पैसा इसकी कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है। सुपर स्टोर के जो प्लास्टिक कॉइन मिलते हैं ना, येलो कलर के, रेड कलर के, कार्ड, कूपन, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, कुछ भी फिएट मनी नहीं है। फिएट मनी मतलब होता है लीगली बैक्ड मनी, क्लियर। लीगली बैक्ड कौन से होते हैं आपके? सिर्फ कॉइन्स होते हैं एंड नोट्स होते हैं। इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। सो मैम, तो मतलब फिएट मनी मीन्स लीगल टेंडर मनी। एग्जैक्टली, फिएट मनी का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? लीगल टेंडर मनी। ओके, फिएट क्योंकि इशूड बाय अथॉरिटी, तो इसके पास क्या है? लॉ की बैकिंग है ना। प्रॉब्लम्स क्या है फिएट मनी के साथ कि प्रिंटिंग जो होती है ना, ओवर प्रिंटिंग कर देते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग, तो उससे जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है एंड इन्फ्लेशन आ जाता है एंड चोरी चकारी का डर रहता है और काउंटर फीटिंग। जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ बहुत नकली नोट निकालता था हमारे इंडियन रुपी के, डुप्लीकेट करेंसी, फेक करेंसी वगैरह। एक आता है फिड्यूशियरी मनी, है ना, अगेन क्वेश्चन बनता है इस पर। तो फिड्यूशियरी मतलब होता है ट्रस्ट, क्लियर, कि भाई भरोसे पर चलता है ये पूरा काम आपका, कि द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड द पेई। जैसे आप किसी का चेक क्यों लेते हो? क्योंकि आपको भरोसा है कि मतलब जो दे रहा है वो अच्छा दे रहा है, मतलब बाउंस नहीं होगा। जो आपके बैंक नोट्स होते हैं वो भी क्या है? आपके फिड्यूशियरी मनी है। तो अजीत ये भी थे ना जो आपके, जैसे आपका ये डीडी है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ऑल दीज आर फिड्यूशियरी मनी, मतलब ट्रस्ट बेस्ड होते हैं।